गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आज इसका 17वां अध्याय। किस तरह एक जवाबदेह भागीदारी हर चीज़ को बदल सकती है। एक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली जो आदत होती है वो किस तरह से हर चीज़ को बदल के रख देती है। तो आज हम पढ़ेंगे ये चीज़। दूसरे विश्व युद्ध में एक पायलट के तौर पर काम करने के बाद रोजर फिशर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाई की और 34 साल बातचीत और संघर्ष प्रबंधन की विशेषज्ञता में बिताए। उन्होंने हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की स्थापना की और कई देशों तथा विश्व के नेताओं के साथ शांति समाधानों, बंधक संकटों और कूटनीतिक समझौतों पर काम किया। लेकिन जब 1970 और 1980 के दशक में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया, तब फिशर ने शायद अपना सबसे दिलचस्प विचार विकसित किया। रोजर फिशर एक बहुत पायलट के तौर पे उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाई किया और 34 साल बातचीत और संघर्ष प्रबंधन की विशेषता में बिताए। 34 साल उन्होंने संघर्ष प्रबंधन एक डिपार्टमेंट होता है, उसकी विशेषज्ञता में उन्होंने बिताए। उन्होंने हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की स्थापना की। हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट का जो स्थापना किए थे वो उन्होंने किया था और कई देशों तथा विश्व के नेताओं के साथ शांति संबंधों के बारे में उन्होंने और बंधक संकटों और कूटनीतिक समझौतों पर वार्ता के तौर पे इनको ही आगे भेजा जाता था। लेकिन 1970 और 80 के दशक में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया था। उस समय ये परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया था। तब फिशर ने शायद अपना सबसे दिलचस्प विचार विकसित किया। उस काल के दौरान रोजर फिशर ने अपना सबसे दिलचस्प जो विचार है तब विकसित किया था। जिस समय फिशर का ध्यान उन रणनीतियों को डिज़ाइन करने पर केंद्रित था जो परमाणु युद्ध को रोक सकती थी, तब उन्होंने परेशान करने वाला एक तथ्य देखा था। जब उनका ध्यान पूरा रणनीति डिज़ाइन केंद्रित करने पे था, जो परमाणु अटैक था उसको रोक सकती थी, परमाणु युद्ध को रोक सकती थी, तब उन्होंने एक परेशान करने वाला तथ्य देखा जो उनको परेशान कर रहा था। किसी भी राष्ट्रपति के पास ऐसे कोड लॉन्च करने की सुविधा है जो लाखों लोगों को मार सकते हैं। अब राष्ट्रपति जो होते हैं यूएस, रशिया के जो भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास एक लॉन्चिंग कोड्स होते हैं। जब भी कभी परमाणु युद्ध छिड़ गया तो उसके बाद जो मिसाइल्स लॉन्च होती हैं वो राष्ट्रपति के पास कोड लॉन्च करने के कोड होते हैं। लेकिन वास्तव में वे कभी किसी को मरते नहीं देखेंगे। लेकिन एक राष्ट्रपति होता है तो वो कभी किसी को मरते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे हमेशा हज़ारों मील दूर रहेंगे। क्योंकि वे हज़ारों मील दूर रहते थे, वहाँ से भी वो कभी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हैं तो उन पे जो लॉन्चिंग कोड हैं वो कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये उन पे डिपेंड करता है। मेरा सुझाव काफ़ी सरल था, ये उन्होंने लिखा था 1981 में। ये चीज़ उन्होंने लिखी थी कि मेरा सुझाव काफ़ी सरल था। छोटे से कैप्सूल में परमाणु कोड को डालें और फिर एक स्वयं सेवक के दिल के ठीक बगल में उस कैप्सूल का प्रत्यारोपण कर दें। छोटे से कैप्सूल में आप लॉन्चिंग कोड को डाल दें और फिर एक जो स्वयं सेवक जो दिल है, स्वयं सेवक दिल का मतलब होता है कि जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए जो तत्पर है, उसके ठीक बगल में उसको कैप्सूल का प्रत्यारोपण कर दें। राष्ट्रपति के साथ चलते हुए वह स्वयं सेवक अपने पास कसाई वाला भारी चाकू रखे। अब जब वो स्वयं सेवक है वो राष्ट्रपति के चलते हुए अपने पास एक कसाई वाला जो बड़ा चाकू होता है वो रखना चाहिए उसको। अगर कभी कोई राष्ट्रपति परमाणु हथियारों को दागना चाहते हैं तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका यही होगा कि वे सबसे पहले अपने हाथों से किसी इंसान को मारें। तो ये चीज़ रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति कभी भी अगर कोई लॉन्चिंग कोड एक्टिवेट करना चाहें तो पहली शुरुआत वो होगी कि उनको किसी को मारना पड़ेगा। तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका यही होगा कि सबसे पहले अपने हाथों से किसी इंसान को मारें। जान से मारने को पहला कदम उन्होंने वो तय कर लिया। राष्ट्रपति कहेंगे, जॉर्ज मुझे खेद है लेकिन दसियों लाख लोगों को मर जाना चाहिए। राष्ट्रपति ऐसा बोलेंगे, जॉर्ज मुझे खेद है लेकिन दसों लाख लोगों को मर जाना चाहिए। उन्हें किसी की ओर देखना होगा और महसूस करना होगा कि मृत्यु क्या है। फिर उनको किसी की ओर देखना होगा, नज़रें मिला के, कि और उनको महसूस करना होगा कि मौत क्या होती है। एक निर्दोष इंसान की मृत्यु क्या है, एक निर्दोष इंसान की मृत्यु क्या होती है। व्हाइट हाउस के कालीन पर खून, इससे वास्तविकता से सामना होगा। व्हाइट हाउस पे जो कालीन होती है उस पर खून के धब्बे उनको दिखने चाहिए उसी टाइम जीते जी। इससे वास्तविकता से उनका सामना होगा।
जब मैंने पेंटागन में मित्रों को बताया तो उन्होंने कहा माय गॉड यह बहुत ही भयानक है। जब उन्होंने पेंटागन में ये डिस्कस किया तो सब लोग डर गए कि माय गॉड ये तो बहुत भयानक है, किसी को मारने से राष्ट्रपति का फैसला विकृत हो जाएगा। अब जब वो किसी को मारने के बारे में सोचेंगे तो राष्ट्रपति का फैसला वहीं पर निरस्त हो जाएगा। वे कभी भी बटन को नहीं दबाएंगे, बटन को कभी नहीं दबाएंगे। व्यवहार में परिवर्तन के चौथे नियम की हमारी चर्चा के दौरान हमने अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के महत्व को कवर किया है। जो हमारी परिवर्तन लाने वाली जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसमें जो आदतों बदलने का चौथा नियम है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, संतोषजनक, अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक कैसे बनाएं उस पर हमने डिस्कस किया था। फिशर का सुझाव चौथे नियम के विपरीत है। फिशर का जो सुझाव है रॉजर फिशर का, वो चौथे नियम के अपोजिट है। इसे तुरंत असंतोषजनक बना दें। जो अच्छी आदत को कंटिन्यू करना है उसको संतोषजनक बनाना है। अब जो बुरी आदत है उसको असंतोषजनक कैसे बनाएं, ये चीज़। जिस तरह हमारे उस अनुभव को दोहराने की अधिक संभावना होती है जब अंत संतोषजनक होता है, उसी तरह हमारे उस अनुभव से बचने की अधिक संभावना होती है जब अंत दर्दनाक होता है। दर्द प्रभावी शिक्षक होता है। दर्द एक काफ़ी अच्छा शिक्षक है। यदि कोई असफलता दर्दनाक होती है तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। कभी कोई किसी सफलता से हमको दर्द मिलता है तो वो हमारे दिमाग में गहरे असर करती है। यदि असफलता अपेक्षाकृत दर्द रहित हो तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर असफलता से कोई दर्द भी नहीं मिल रहा आपको तो ये ईज़िली आपको नज़रअंदाज कर देते हैं इस चीज़ को। जितना तात्कालिक और अधिक बड़ी गलती होती है उतनी ही तेज़ी से आप उससे सीख लेंगे। जितनी ही बड़ी गलती आप करेंगे उससे आपको उतनी जल्दी सीख लेनी चाहिए। बुरी समीक्षा की चेतावनी एक प्लम्बर को अच्छा काम करने के लिए बाध्य करती है। बुरी समीक्षा मतलब उसके बारे में, बुरी समीक्षा यानी किसी के बारे में बुरा बोलना या कुछ भी बुरा ओपिनियन देना, तो वो क्या करता है कि प्लम्बर को एक अच्छा काम करने के लिए बाध्य करता है। उसको अच्छा काम करने के, ताकि मेरी तारीफ़ हो भाई, इसलिए वो अच्छा काम करेगा क्योंकि उसकी बुराई हो रही है, बाहर लोग बुराई कर रहे हैं। ग्राहक के कभी ना लौटने की संभावना से कोई रेस्टोरेंट अच्छा भोजन बनाने लगता है। जब उनको लगता है कि ये ग्राहक लौटेगा नहीं तो क्या रेस्टोरेंट क्या रणनीति अपनाएगा, वो अच्छा खाना बनाने लगेगा ताकि ग्राहक वापस लौट कर आएँ। गलत रक्तवाहिका को काटने की कीमत एक सर्जन को मानव शरीर रचना विज्ञान में महारत हासिल करने और सावधानीपूर्वक ऑपरेशन करने के लिए बाध्य करती है। अब किसी सर्जन ने अगर गलत नस काट ली किसी इंसान की, तो वो क्या एक प्रेरणा होती है, अंदर से उसकी एक प्रेरणा आती है कि यार मुझे अगली बार से अब अच्छा काम करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है क्योंकि किसी की मौत हो सकती है इससे। जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं। जब कोई परिणाम गंभीर होते हैं, किसी चीज़ के परिणाम बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं तो लोग उससे जल्दी सीखते हैं उस चीज़ से। जितना अधिक तत्काल दर्द होता है उस व्यवहार की उतनी ही कम संभावना होती है। तत्काल अगर दर्द हो रहा है तो उस काम को रिपीट करने का बहुत कम संभावना होती है। यदि आप बुरी आदतों को रोकना चाहते हैं तो गैर सेहतमंद व्यवहारों को ख़त्म करना चाहते हैं तो कार्यवाही में त्वरित कीमत को जोड़ना उनकी संभावनाओं को कम करने का शानदार तरीका है। हम बुरी आदतों को दोहराते हैं क्योंकि वे किसी तरह हमारे काम आती हैं और इससे उनका परित्याग करना कठिन हो जाता है। इस संकट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे पता है वह है व्यवहार से जुड़ी सज़ा की गति को बढ़ाना। कार्यवाही और परिणाम के बीच अंतर नहीं हो सकता। जो कार्यवाही है और जो परिणाम है उसके बीच कोई अंतर नहीं हो सकता। ये आप लेखक कहते हैं। जितनी जल्द कोई कार्य तत्काल परिणाम देता है व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जब भी कोई काम जितनी जल्दी रिजल्ट आपको दे रहा है उतना ही जल्दी आपका बिहेवियर चेंज होगा। जब विलम्ब से भरने पर अतिरिक्त फ़ीस ली जाती है तो उपभोक्ता अपने बिल समय पर देने लगते हैं। जब अगर लेट फ़ी आपको लगेगी, उसमें एक्स्ट्रा फ़ी आपको देनी पड़ेगी लेट करने के लिए, तो आप अपना भुगतान जल्दी करेंगे टाइम से पहले। यार बाद में तो चार्ज पड़ेगा एक्स्ट्रा। जब स्टूडेंट की ग्रेड को उनकी उपस्थिति से जोड़ देते हैं तो वो क्लास में नज़र आने लगते हैं। अब जब 75% अटेंडेंस बहुत नेसेसरी हो जाती है तो फिर छात्र दिखने लगते हैं क्लास में। अटेंडेंस पूरी करनी है भैया। जब स्टूडेंट की ग्रेड, ठीक है, थोड़े से दर्द से बचने के लिए हम ढेर सारी छलांगे लगाते हैं। थोड़ा सा जो पेन होता है उसको बचने के लिए हम बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, बहुत सारी छलांगे लगाते हैं। जाहिर है कि इसकी एक सीमा होती है, वो पता ही है कि इसकी एक लिमिट होती है। यदि आप व्यवहार को बदलने के लिए सज़ा पर भरोसा करने जा रहे हैं तो सज़ा की ताकत उस व्यवहार की सापेक्षिक शक्ति से मेल खानी चाहिए। यदि आप व्यवहार बदलने के लिए किसी सज़ा पर डिपेंड हो रहे हैं तो सज़ा का जो मात्रा है वो व्यवहार बदलने की त्वरा है उस पर डिपेंड, उसके समान होना चाहिए। उतना ही दर्द मिलना चाहिए उससे कि बदलाव कितना ज़रूरी है करना आपको, जिससे वह सही करने की कोशिश कर रही है। उत्पादक होने के लिए टाल मटोल की कीमत कार्यवाही की कीमत से अधिक होनी चाहिए। उत्पादक होने के लिए जो आप प्रोडक्टिव होने के लिए टाल मटोल की कीमत, जो टाल मटोल है मतलब आप
थोड़ा अनदेखा कर रहे हैं किसी चीज़ को या बिल जल्दी नहीं भर रहे हैं, तो उसकी कार्यवाही की जो कीमत है वो अधिक होनी चाहिए, वो चार्ज ज़्यादा लगना चाहिए आप पे, तब जाके आप सब सुधरेंगे। स्वस्थ रहने के लिए आलस्य की कीमत व्यायाम की कीमत से अधिक होनी चाहिए। जो फिट रहने के लिए होते हैं, आलस्य की कीमत ज़्यादा हैवी होनी चाहिए, बशर्ते किससे? व्यायाम से। व्यायाम की कीमत अधिक होनी चाहिए बजाय आलस्य के। एक रेस्टोरेंट में धूम्रपान करने या रिसाइकिल करने में असफल रहने के लिए जुर्माना लगाया जाना कार्यवाही के साथ परिणाम जोड़ देता है। एक रेस्टोरेंट में अगर धूम्रपान करने के लिए आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो रिज़ल्ट आपको जल्दी दिखेंगे, वहाँ पे लोग धूम्रपान नहीं करेंगे। व्यवहार केवल तभी बदलता है जब सज़ा पर्याप्त दर्दनाक हो और सुदृढ़ता से लागू हो। व्यवहार तभी बदलता है जब दर्द आपको कट्टर दर्द मिले, बहुत सही दर्द मिल रहा है, आप मस्त मतलब बहुत सही सज़ा मिल रही है और सुदृढ़ता से लागू हो रही है वो चीज़, बहुत तरीके से लागू हो रही है। सामान्य तौर पर जितना अधिक स्थानीय मूर्त ठोस और तत्काल परिणाम होते हैं, उतना ही उसके व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना होती है। अधिक वैश्विक अमूर्त अस्पष्ट और विलंबित परिणाम के व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की कम संभावना। अब जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, जिसमें कोई सुदृढ़ीकरण नहीं है, परिणाम आपको मिल ही नहीं रहे, दर्द आपको मिल ही नहीं रहा कुछ, तो उसमें चेंज होना भी मुश्किल है। शुक्र है किसी भी बुरी आदत से कीमत को तत्काल जोड़ने का एक सीधा तरीका है। आदत का अनुबंध बनाएं। किसी भी बुरी आदत की कीमत को तत्काल जोड़ने का, किसी भी जो बुरी आदत है उसकी अगर आपको कीमत चुकानी पड़ रही है, तो उसको उससे जोड़ने का एक तरीका है, उसको कहते हैं आदत का अनुबंध बनाएं। अब अगला टॉपिक है आदत का अनुबंध क्या होता है। सबसे पहले सीट बेल्ट का कानून 1 दिसंबर 1984 को न्यूयॉर्क में पारित किया गया था। सीट बेल्ट जो लगाते हैं हम गाड़ियों में, उस समय 14% लोग ही अमेरिका में सीट बेल्ट का प्रयोग करते, केवल 14% लोग सीट बेल्ट लगाते थे। लेकिन बाद में वो सब बदलता चला गया, लेकिन बाद में सब चेंज होता गया। मात्र 5 वर्ष के आधे देश में सीट बेल्ट का कानून बन गया। 5 वर्षों में ही पूरे देश के आधे हिस्से में लोग सीट बेल्ट लगाने लगे। आज 50 में से 49 राज्यों में सीट बेल्ट पहनना कानूनी तौर पर लागू हो चुका है। 50 में से 49 मतलब 99% राज्यों में ये लागू होगी चीज़। यह मात्र कानून नहीं है, ये कोई कानून नहीं है मात्र। सीट बेल्ट पहनने वाले लोगों की संख्या नाटकीय रूप से बदल चुकी है। 2016 में 88% लोग अमेरिका में कार में बैठते ही हर बार सीट बेल्ट पहन लेते हैं। 2016 में 88% लोग कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगा देते हैं अमेरिका में। सिर्फ 30 वर्ष में आदतों में पूरी तरह से उलटफेर हो गया। 30 वर्षों में ही सब चेंज हो चुका है। लाखों लोग सीट बेल्ट पहनने लगे, अब लाखों लोग लगाते थे सीट बेल्ट। कानून और नियम इस बात के उदाहरण हैं कि सरकार कैसे सामाजिक अनुबंध बनाकर हमारी आदतों को बदल सकती है। कानून भी एक चीज़ है कि सरकार किस चीज़ को अप्लाई करके हमारी आदतों को बदल रही है। एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से कुछ नियमों का पालन करने को सहमत हो सकते हैं और फिर उन्हें एक समूह के रूप में लागू कर सकते हैं। जब भी कोई नया कानून व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे सीट बेल्ट कानून, रेस्टोरेंट के अंदर धूम्रपान करने का प्रतिबंध लगाने का कानून, अनिवार्य रिसाइकलिंग आदि, तो यह हमारी आदतों को आकार देने वाले सामाजिक अनुबंध का एक उदाहरण है। ये एक अनुबंध बनाती है सरकार, तो एक सरकारी अनुबंध का रूप हो सकता है। समूह एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए सहमत होता है। जो ग्रुप होता है वो एक निश्चित तरीके से कार्य करने को सहमत हो जाता है कि हाँ, इस लिमिट में हमको कार्य करना है, और यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाता है, और अगर आप उसका फॉलो नहीं करते हैं उस चीज़ को, तो आपको दंड दिया जाता है। यदि जिस तरह सरकारें नागरिकों को जवाबदेह रखने के लिए कानूनों का उपयोग करती हैं, उसी तरह से आप भी खुद को जवाबदेह बनाने के लिए आदत का अनुबंध बना सकते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट आपको जवाबदेही बनाती है, उस तरह आप भी खुद की आदतों के लिए जवाबदेही बना सकते हैं। आदत का अनुबंध एक मौखिक या लिखित समझौता होता है, जिससे आप एक विशेष आदत के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं और उस सज़ा के प्रति भी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। आप अनुबंध भी बनाते हैं और सज़ा के प्रति जो अनुबंध है उसको भी बनाते हैं। दोनों चीज़ों को आप पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, जो आपके द्वारा पालन नहीं होने पर मिलेगी। जो आप खुद ही फॉलो नहीं करोगे तो खुद ही आप पे अप्लाई हो जाएगी। तब आप एक या दो लोगों को अपने जवाबदेही भागीदारी के रूप में पाते हैं। तब आप क्या पाते हैं कि एक या दो लोग जो आपके उसके अनुबंध के साथ जुड़े हैं, उनको जवाबदेही भागीदारी के रूप में पाते हैं। जो आपके साथ अनुबंध पर सहमत होते हैं, जो आपके साथ अनुबंध पर सहमत हुए थे, उन लोगों को जवाबदेही देनी पड़ेगी। नैशविल टेनेसी के उद्यमी ब्रायन हैरिस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैंने इस रणनीति को अपनाते देखा था। अभी उनके दोस्त थे नैशविल टेनेसी के उद्यमी ब्रायन हैरिस पहले व्यक्ति थे। अपने बेटे के जन्म के तुरंत बाद हैरिस ने महसूस किया कि वे कुछ पाउंड वजन घटाना चाहते थे। अब बेटे का जन्म होगा तो वो चाहते थे कि मेरा वजन कुछ घट जाए। उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी और निजी प्रशिक्षक के बीच आदत का अनुबंध लिखा। अपनी पत्नी और जो उनका हेल्थ केयर चेकअप वाला डॉक्टर था, उसके बीच उन्होंने अनुबंध बनाया।
इसका पहला विवरण था 2017 की पहली तिमाही के लिए ब्रायन का जो पहला उद्देश्य था, उद्देश्य सही तरीके से फिर खाना शुरू करना था, सही तरीका खाना शुरू करना था पहला उन पर, ताकि वो बेहतर महसूस करें, बेहतर दिखें और 10% चर्बी घटाने के साथ 200 पाउंड वाला शरीर पाने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने को सक्षम हो सके। तो इस चीज़ का टारगेट उन्होंने खुद को दिया था। उस कथन के नीचे उन्होंने लिखा था, हैरिस ने आदर्श परिणाम प्राप्त करने का एक रोड मैप तैयार किया था। अब एक रोड मैप तैयार किया था उन्होंने, कुछ पॉइंट्स लिखे थे उसमें। पहला पॉइंट है चरण पहला, पहले 3 माह में स्लो कार्ब मतलब स्लो कार्बोहाइड्रेट जो मिलते हैं हमको, डाइट का पालन किया जाएगा। स्लो कार्ब मतलब धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट लेना, ये अनुबंध का पालन किया जाएगा। दूसरा चरण था, दूसरे 3 माह में सख्ती से मैक्रोन्यूट्रिएंट को ट्रैक किया जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको खाने से मिलते हैं उनको ट्रैक करना है कि आप कितनी मात्रा में उनको ले रहे हैं। और जो चरण तीसरा है, तीसरे 3 माह में अपने आहार और व्यायाम कार्यक्रम के विवरण को फिर परिभाषित करके उसे नया बनाए रखा जाएगा। हर 3 माह में अपने आहार और व्यायाम के जो पैटर्न है उसको चेंज करके रिसाइकिल या रिसेट करना उसको बार बार। अंत में उन्होंने दैनिक आदतों में से उस प्रत्येक आदत को लिखा जो उन्हें अनेक लक्ष्य तक ले जाएगी। उदाहरण के लिए प्रत्येक दिन सारे भोजन के बारे में लिखना और खुद का वजन लेना। अब उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, डे बाई डे उस चीज़ को नोट डाउन करना शुरू किया। जैसे कि प्रत्येक दिन सारे भोजन के बारे में लिखना जो वो खा रहे हैं, और प्रत्येक दिन खुद का वेट नापना। और फिर उन्होंने सज़ा को सूचीबद्ध किया। यदि वे असफल हो गए तो यदि ब्रायन इन 2 बातों को नहीं करते हैं तो निम्नलिखित परिणाम लागू होंगे। अब उन्होंने खुद ही के लिए अनुबंध तैयार कर दिए। उन्हें बाकी तिमाही के लिए प्रत्येक कार्य दिवस और प्रत्येक रविवार की सुबह ड्रेसअप होना होगा। प्रत्येक कार्य दिवस, जो कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट है, सोमवार की सुबह या फिर संडे की मॉर्निंग को भी उनको ड्रेसअप होना पड़ेगा। ड्रेसअप को जीन्स, टी शर्ट, हुडी या शॉर्ट्स न पहनने के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अब जो कैजुअल कपड़े पहनते हो, टी शर्ट, हुड वगैरह, ये नहीं पहनने उसमें। यदि वे सूची के अनुसार भोजन लेने में चूक जाते हैं तो जॉय, उनके प्रशिक्षक हैं जो नाम उनका जॉय है, को अपने हिसाब से उपयोग करने के लिए $200 भी देंगे। तो उनको हर्जाना भरना पड़ेगा $200 अपने जॉय जो उनका प्रशिक्षक हैं उनको $200 देने पड़ेंगे। पृष्ठ के निचले भाग में हैरिस ने, उनकी पत्नी और उनके प्रशिक्षक सभी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, और उन्होंने अनुबंध बनाए और अपने पत्नी और अपने प्रशिक्षक से हस्ताक्षर करवा लिए उस पर। इसके प्रति मेरी शुरुआत प्रतिक्रिया यह थी कि अनुबंध अत्यधिक औपचारिक और अनावश्यक लग रहा था। इसके प्रति जो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि ये बहुत मतलब बेकार लग रहा था, कि कुछ काम नहीं आएंगी ये चीज़ें, ये तो बस फालतू में हो रही चीज़ें। खासकर हस्ताक्षर जो मतलब साइन करे उन्होंने, वो तो बेकार ही था। लेकिन हैरिस ने मुझे आश्वस्त किया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करना गंभीरता का संकेत है। लेकिन उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि नहीं, हस्ताक्षर अगर करें हैं तो ये गंभीर चीज़ है। उन्होंने कहा, जब भी मैं इस हिस्से को छोड़ता हूँ तो मैं लगभग तुरंत सुस्त पड़ना शुरू करता हूँ। जब भी वो उस हिस्सों को छोड़ते हैं जो साइन किया हुआ अनुबंध का जो हिस्सा था, तो वो तुरंत सुस्त पड़ जाते हैं, कुछ करने के लिए लायक नहीं रहते, सुस्ती आ जाती है उनके अंदर। 3 महीने बाद पहली तिमाही में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर हैरिस ने अपने लक्ष्यों को अपडेट किया। अब उन्होंने जो कार्य बोला था वो करा, उसके परिणामों में बढ़ोतरी हुई। ऑब्वियसली होनी है। यदि वे अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लक्ष्य से चूक जाते हैं तो उन्हें अपने प्रशिक्षक को $100 का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो डाइट प्रॉपर नहीं लेते तो $100 देने पड़ेंगे। और अगर वे खुद का वजन लेने से चूक जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी को $500 देने पड़ेंगे। और अगर वो वजन नहीं लेते, वेट चेक नहीं करते अपना, तो अपनी वाइफ को उनको $500 देने पड़ेंगे। उसका वे चाहे जैसे इस्तेमाल करती हैं। अब उनका $500 को दे दिए तो उनका जो मन करे वो कर सकती हैं उससे। शायद सबसे दर्दनाक यह था कि यदि वे दौड़ लगाना भूल जाते हैं तो उन्हें हर दिन काम के लिए ड्रेसअप होना पड़ता है। और सबसे भयानक तो ये है कि अगर वो ड्रेसअप मतलब दौड़ना भूल जाए, ट्रेडमिल में दौड़ना भूल जाते हैं, तो उनको हर सुबह तैयार होना पड़ता है, अपने जो प्रोफेशनल वर्किंग ड्रेस है उसमें तैयार होना पड़ता था। बाकी दिन एलाबामा हेड पहननी पड़ती, जो कि उनके प्रिय ऑबर्न टीम की कड़ी प्रतिद्वंदी टीम की थी। बाकी दिन तो वो अच्छी अपनी हेड पहनते थे जो उनकी टीम की फेमस कैप थी। यह रणनीति काम कर गई उनकी रणनीति जो बनाई थी उन्होंने। पत्नी और प्रशिक्षक दोनों जिम्मेदार भागीदारी बन गए और आदत अनुबंध से हर दिन जो करना है वह पता चलता था। हैरिस का वजन घट गया, अब जो करना था वो उनका रिजल्ट आ गया। खराब आदतों को असंतोषजनक बनाने का सबसे अच्छा विकल्प है कि उन्हें उसी क्षण पीड़ादायक बनाएं। खराब आदतों को असंतोष बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको उसी समय पीड़ादायक बनाएं, उनको दर्द से जोड़ दें। आदत का अनुबंध बनाना सीधे तौर पर यही करना है। आदत का जो अनुबंध बनाना है सीधे तौर पर इसी से रिलेटेड है।
अगर आप यह आदत का पूर्ण अनुबंध बनाना नहीं चाहते तो बस एक जवाबदेही भागीदारी होनी उपयोगी है। कॉमेडियन मार्गरेट जो हर दिन एक चुटकुला या गीत लिखती थी, वे एक दोस्त के साथ हर दिन एक गीत की चुनौती रखती थी। हर दिन उनको एक गीत लिखना होता था जो उन दोनों के जवाबदेही बने रहने में मदद करता था, जो उनको रिस्पॉन्सिबल बने रहने में मदद करता था। यह जानना कि कोई देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अगर आपको पता चले कि आपको कोई, जैसे बिग बॉस में होता है, कैमरे लगे हुए होते हैं, तो एक आपके अंदर एक वो क्या प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है कि यार काम तो करना है, जीतना है तो की नज़रों में अच्छा बनना पड़ेगा। आपके टाल मटोल करने या हार मानने की कम संभावना होती है क्योंकि उसकी तत्काल कोई कीमत होती है। आपके टाल मटोल या तो आप टाल रहे हैं काम को या कुछ इधर उधर कर रहे हैं तो उसकी ज़्यादा संभावना होती है। तत्काल कोई कीमत है तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यदि आप वचन नहीं निभाते हैं तो शायद वे आपको अविश्वसनीय या आलसी के रूप में देखेंगे। अगर आप जो आपने कहा है वो आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही बोलेंगे, यार ये तो ऐसे ही फेंकता है हवा में। अचानक आप न केवल अपने वचनों को स्वयं तक निभाने में असफल हो रहे हैं बल्कि दूसरों से अपने वचनों को निभाने में भी असफल हो रहे हैं। खुद तो आप हो ही रहे हैं असफल, लेकिन दूसरों के द्वारा जो करा जाना था आपकी तारीफ़ वगैरह, उसमें भी आप असफल हो रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को स्वचालित भी कर सकते हैं, ऑटोमेट भी कर सकते हैं आप इस चीज़ को। बोल्डर कोलोराडो के उद्यमी थॉमस फ्रैंक प्रत्येक सुबह 5:55 पर उठते थे, 5:55 पर वो उठते थे, और अगर वे नहीं उठते तो उनके पास एक ट्वीट स्वचालित रूप से निर्धारित होता था। अगर वो नहीं उठते थे तो ट्विटर पे उनका एक ट्वीट आ जाता था जो कहता था 6:10 हो चुके हैं और मैं नहीं उठा। जिन पे लिखा रहता था कि 6:10 हो गया और अभी तक मैं उठा नहीं, क्योंकि मैं आलसी हूँ इसलिए नहीं उठा मैं। इसका जवाब देने पर पेपैल ने $5 पेपैल एक ऐप, वो एक पेज होता है जैसे लिंक्डइन वगैरह, तो $5 मिलेंगे, उससे उनको $5 मिलेंगे, यह मानते हुए कि मेरा अलार्म ख़राब नहीं हुआ है। हम हमेशा दुनिया के समक्ष स्वयं को सर्वश्रेष्ठ पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम दिखा रहे होते हैं कि यार हम श्रेष्ठ हैं, हमेशा शो करते हैं अपने आप को। हम अपने बालों की कंघी करते हैं, अपने दांतों को ब्रश करते हैं और सावधानी से कपड़े पहनते हैं ताकि हम अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं लोगों के सामने, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन आदतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना हो, ताकि लोग इम्प्रेस हों लोग यार, ताकि हमारी तारीफ़ करें। हर कोई चाहता है ये चीज़। हम संभावित नियोक्ताओं, साथियों और अपने दोस्तों और परिवारों के प्रभावित करने के लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, कॉलेज में फ़र्स्ट आना चाहते हैं, क्लास में फ़र्स्ट आना चाहते हैं, ताकि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमारी प्रोग्रेस देख सकें। दोस्त होंगे, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, और शीर्ष स्कूलों से स्नातक होना चाहते हैं, और जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ से हम अच्छी डिग्री हासिल करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है। हम अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह करते हैं क्योंकि यह मदद करता है कि दूसरे हमें पसंद करें। हम दूसरों की आदतों या राय को मानते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यार उनकी राय पे अगर हम खरा उतर रहे हैं तब जाके हम उनकी नज़रों में कुछ बन पाएंगे, तब जाके हम अपनी नज़रों में कुछ बन पाएंगे, ताकि लोग हमें पसंद करें या हम खुद को खुद पसंद करें। ठीक यही कारण है कि जवाबदेही भागीदारी प्राप्त करने का आदत के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना इतने अच्छे ढंग से काम करता है। यही कारण है कि जो आपका अनुबंध आपने तैयार किया उस पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं आप किसी से, तो ये इसी तरीके से काम करेगा। तो अब इसके अध्याय का सार, पहला पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन के नियम 4 का उल्टा है, इसे असंतोषजनक बनाएं, इसको तुरंत डिससेटिस्फैक्टरी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यदि कोई बुरी आदत पीड़ादायक या असंतोषजनक है तो उसे हम दोहराएंगे, इसकी संभावना कम ही होती है। अगर किसी चीज़ का आपको तुरंत दंड मिल रहा है या आपको फ़ाइन भरना पड़ रहा है तो ये रिपीट होगी, इसकी बहुत कम संभावना होती है। तीसरा पॉइंट है एक जवाबदेही भागीदारी निष्क्रियता की तत्कालिक कीमत पैदा कर सकती है। एक जो आपका अगर रिस्पॉन्सिबल बन गए तो अगर आप बिल्कुल एक आलसी की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आपको तुरंत एक कीमत चुकानी पड़ेगी। हम इस बात की गहराई से परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम काफ़ी इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं या अपने मन में सोचते हैं कि यार दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे बारे में कुछ गलत राय रखें। चौथा पॉइंट है आदत के अनुबंध को किसी भी व्यवहार में सामाजिक कीमत को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आदत का अनुबंध बनाया जाता है वो किसी भी व्यवहार में सामाजिक कीमत को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक जो कीमत होती है उसके इस्तेमाल के लिए किया जाता है। यह वादों का उल्लंघन करने की कीमत को पीड़ादायक और सार्वजनिक बना देता है। अगर कोई वादा किया है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको एक सार्वजनिक बना देता है, सबको दिख रहा है भाई तूने करा नहीं, और एक पीड़ादायक मतलब उसके साथ कुछ दंड भी मिल रहा है तुझे। और लास्ट पॉइंट है यह जानना कि कोई अन्य आपको देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। कोई आप पे वॉच आउट कर रहा है 24 घंटे, किसी की नज़र में आप हो, नज़रबंद हो, तो ये आपको ज़्यादा एक प्रेरक तत्व आपके अंदर क्रिएट करता है, जैसे बिग बॉस हो गया। तो ये था दोस्तों आज का हैबिट।
सॉरी आज का टॉपिक। अगला हम पढ़ेंगे कल। अगला टॉपिक जो इसमें जो अब हमारे आदत बनाने का व्यवहार है, उसमें अलग टॉपिक उन्नत उपाय। किस तरह मात्र अच्छे होने से आगे बढ़कर वास्तव में महान बने। आगे चलकर आपको महान बनना है अच्छे होकर। किस तरह से मात्र अच्छे होकर, केवल आप अच्छा होकर महान बन सकते हैं, उन्नत उपाय है। और 18वां अध्याय है प्रतिभा के बारे में सच। जो आपकी प्रतिभा है उसके बारे में सच। अब ब्रैकेट में है कब जीन्स मायने रखते हैं और कब वे मायने नहीं रखते। जीन्स जो हमारे वंशानुगत जीन्स चलते हैं, जो हमारे माता पिता की जीन्स हम में होंगी, हमारी कुछ आदतें होंगी, तो वो कब मायने रखते हैं और कब नहीं मायने रखते हैं। तो ये चीज़ें कल 18वां अध्याय हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आशा है आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।